नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 13th चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स देखे थे कार्बन के। अभी देखते हैं नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म्स। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम्स इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। हमने देखा है कि क्रिस्टल्स में जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है उनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो रेगुलरली अरेंज हुए होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में। लेकिन एमॉर्फस फॉर्म में जो होते हैं कार्बन, उनमें कोई पैटर्न नहीं होता, उसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। कोल, चारकोल, कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो ये जो तीन हैं मुख्यतः वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है ऑफ कार्बन। फर्स्ट है कोल। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल यानी क्या? फॉसिल फ्यूल यानी जब प्लांट्स एनिमल्स की डेथ होती है, जब वो उनकी डेड बॉडीज धरती के नीचे दब जाते हैं और लाखों करोड़ों साल बाद उनका वो कन्वर्ट हो जाता है कोल में। तो जो फॉसिल से यानी डेड बॉडीज से बनता है उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कोल में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये भी होते हैं। इट ऑकर्स इन द सॉलिड स्टेट। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स का कोल होता है और सॉलिड स्टेट में होता है। पहला है पीट। फॉर्मेशन ऑफ पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। अगर यंग यानी कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हुए हैं, 50,000 60,000 साल हुए हैं जो डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से उनको, तो ये सबसे शुरुआत में ये फॉर्म होता है कोल का, पीट कहते हैं उसे। देखिए ये ऐसे दिखाई देता है, सबसे शुरुआती फॉर्म होता है, इनिशियल। इट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड लेस देन 60% ऑफ कार्बन। इसमें 60% से भी कम कार्बन का परसेंटेज होता है और वाटर बहुत ज़्यादा होता है इसमें। इसके कारण ये ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होता है। जब हम बर्न करते हैं तब धुआं बहुत प्रोड्यूस होता है इसमें से। देयरफॉर नॉट मच हीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पीट। नेक्स्ट है लिग्नाइट। पीट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिग्नाइट ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड अर्थ। आपको पता है जब और समझ लीजिए 1 लाख साल हुए हैं ये डेड बॉडीज को दबे हुए, तो धरती का, जमीन का प्रेशर होता है उस बॉडीज के ऊपर अंदर, और अंदर अर्थ के भीतर जो होता है टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो उसके कारण ये इंक्रीज प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये पीट कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में। ये थोड़ा बेहतर वर्जन होता है कोल का। इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन। लिग्नाइट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये है लिग्नाइट, ये थोड़ा बेहतर होता है कोल। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल वॉज फॉर्म एज द थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। तीसरी स्टेप होती है ये, और कुछ कालावधि के लिए जब ये डेड बॉडीज दबे रहते हैं जमीन के नीचे, तब ये कन्वर्ट हो जाता है, पहले पीट में, बाद में लिग्नाइट में, फिर उसके बाद बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है। इट कंटेन्स 70 to 90% ऑफ कार्बन। और ज़्यादा कार्बन परसेंटेज, जितना कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना उसकी बर्निंग भी अच्छी होगी, बेहतर होगी। नेक्स्ट है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज नोन एज द प्योर फॉर्म ऑफ कोल। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोल का। दिस कोल इज हार्ड एंड कंटेन्स अबाउट 95% ऑफ कार्बन। तो ये जो है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन का परसेंटेज होता है 95%। तो ये बर्निंग में भी बहुत इफिशिएंट होता है, बहुत हीट जनरेट करता है, तो ये महंगा भी होता है। ये है बिटुमिनस कोल, ये है एंथ्रासाइट। चारकोल, अभी क्या होता है देखते हैं।
The charcoal that is made from animals is made from their bones, horns, etc. On the other hand, the charcoal made from plants is formed by combustion of wood in an insufficient supply of air. जो एनिमल से बनाया जाता है चारकोल, वो उनके हड्डियों से, सींगों से बनाया जाता है जनरली, और जो प्लांट से बनाया जाता है चारकोल, वो जो लकड़ी होती है, ड्राई लकड़ी, उसको कम एयर सप्लाई करके, सफिशिएंट एयर सप्लाई नहीं करना, कम एयर सप्लाई करने के बाद ये चारकोल बनता है। अगर इफ पूरा सफिशिएंट एयर सप्लाई करोगे तो वो पूरा लकड़ी जल जाएगी, ठीक है, तो वैसे नहीं करते। देखिए यूजेस ऑफ कोल क्या होते हैं। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। बहुत से फैक्ट्रीज में और बहुत से कुछ घरों में भी एज अ फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर कोल को यूज किया जाता है। पहले जो रेलवेज आती थी स्टीम इंजन वाली, तो उनमें भी कोल ही फ्यूल यूज किया जाता था, लेकिन अभी तो डीजल यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज यूज्ड टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस एंड कोल टार। ये 3 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कोल की मदद से। कोक होता है कोल गैस, यानी एक तरह का गैस होता है। कोल टार, ठीक है, टार यानी डांबर जिसे कहते हैं। कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो टरबाइन होता है उसको रोटेट करने के लिए स्टीम जनरेट की जाती है वाटर को हीट करके। तो वाटर को हीट करने के लिए इसमें कोल का यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में। नेक्स्ट है कोक। द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोक। जब कोल में से कोल गैस निकाल दिया जाता है, धुआं निकाल दिया जाता है, तो जो प्योर कोल बचता है उसे कहा जाता है कोक, ठीक है। यह है कोक। कोक यानी ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये कोक अलग है। यूजेस ऑफ कोक। यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू ईंधन के तौर पर भी यूज किया जाता है। कोक इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी देखिए रिड्यूसिंग रिएक्शन क्या किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम किसी एक रिएक्टर में, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उस किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन होकर नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो कोक को यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इस रिएक्शन को वो प्रमोट करता है, एजेंट के तौर पर काम करता है। इसके बारे में डिटेल्स आपको आएंगे आगे। कोक इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 होता है इसमें, हाइड्रोजन। एंड प्रोड्यूसर गैस इसमें होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2 नाइट्रोजन। तो ये प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस बनाने के लिए कोक को यूज किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो देखते हैं। अलॉन्ग विथ कार्बन द एलिमेंट हाइड्रोजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता ही है, हाँ ठीक है। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ होता है, बने हुए होते हैं, उन्हें कहा जाता है बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है उन्हें। These are also called hydrocarbons. The electronic configuration of carbon is 2,4. देखिए कार्बन एटम में जो है, एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 4। 2,4 will be the electronic configuration. If 4 electrons are added to the second orbit of carbon, its octet becomes complete and its electronic configuration becomes stable like that of the nearest inert gas neon 2,8. देखिए तो कार्बन को अगर स्टेबल होना है, कार्बन एटम को स्टेबल होना है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, जो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसके लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी के लेने पड़ेंगे, ठीक है।
तो वो क्या कैसे कर सकता है, देयर फॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो इसे कहते हैं वैलेंसी। आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम देता है या लेता है या फिर शेयर करता है, उससे कहा जाता है वैलेंसी ऑफ दैट एटम। हाउएवर दिस ऑकर्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रादर देन अ गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अभी क्या है, 4 लेने हैं कार्बन को और 4 देने हैं। अब समझ लीजिए स्टेबल होने के लिए या तो उसे 4 लेने पड़ेंगे ताकि 2,8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, या फिर ये 4 देकर केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे जो एक और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर समझ लीजिए 2,1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, छोड़ना उससे आसान होता है। लेकिन समझ लीजिए किसी दूसरे एटम का 2,7 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहां देखिए 50-50 है, यानी देना भी उतना ही पड़ रहा है और लेना भी उतना ही पड़ रहा है, तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता कार्बन के लिए। यानी वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, ना देना है ना लेना है, तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। हाउएवर दिस ऑकर्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रादर देन अ गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ना वो देता है ना वो लेता है, दूसरे एटम्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। In other words, a carbon atom can form 4 covalent bonds with other carbon atoms or atoms of different elements। तो कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स किसे कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स यानी ऐसे बॉन्ड्स जो बन जाते हैं 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने पर। और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो गिव एंड टेक, इलेक्ट्रॉन्स जब दिए जाते हैं या लिए जाते हैं तब उन्हें कहा जाता है आयनिक बॉन्ड्स। ये आपको पता है आई होप। तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाए जाते हैं दूसरे एटम्स के साथ। व्हेन अ कार्बन एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड फॉर्म्स 4 CH बॉन्ड्स, अ मीथेन CH4 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। देखिए जब कोई कार्बन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ और 4 CH बॉन्ड बनाता है, तब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH4। तो ये इस कंपाउंड का नाम है मीथेन। देखिए ये जो है कार्बन का एटम है और इसका अंदर के इनर ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए हैं, केवल आउटर ऑर्बिट के दिखाए गए हैं। और ये है 4 हाइड्रोजन एटम्स। देखिए हमने देखा है कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हो गया कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ये 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है और बाकी जो है वो हर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं आपस में, और ये हो गया एक बॉन्ड। ये ऐसे दिखाया जाता है लाइन से। फिर कार्बन और हाइड्रोजन, दूसरा एटम हाइड्रोजन का, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है और ये दूसरा बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। फिर ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, ऐसे। तो ऐसे CH4 मॉलिक्यूल मीथेन का मॉलिक्यूल बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, विशेषताएं। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत नीचे होता है, कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम होता है। यानी वो समझ लीजिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो एक तो गैस में होते हैं या फिर लिक्विड में होते हैं। जनरली दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो कोवैलेंट कंपाउंड्स वाले होते हैं, जो ऑर्गेनिक कोवैलेंट कंपाउंड, वो एक तो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, मोस्टली डिजोल्व नहीं होते वाटर में। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं यानी कार्बन से ही बने हुए दूसरे सॉल्वेंट्स, केमिकल्स, उनमें डिजोल्व होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के कंडक्शन नहीं करते, वो बिल्कुल कंडक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें जब आयंस होते हैं तब चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, लेकिन इनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। ठीक है,
ना ही चार्ज है किसी एटम पर, तो ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला ऑफ मीथेन। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऐसे दिखाया जाता है, और यह है इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल ऑफ मीथेन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, किसे सैचुरेटेड कहा जाता है और किसे अनसैचुरेटेड कहा जाता है हाइड्रोकार्बन को, वो देखते हैं। अ कार्बन आइटम एग्जिबिट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट कैन फॉर्म अ चेन ऑफ कार्बन आइटम्स बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन आइटम्स। कार्बन आइटम की एक बहुत ही स्पेशलिटी है, विशेषता है कि ये दूसरे कार्बन आइटम्स के साथ जोड़कर बहुत लंबी चेन बना सकता है कंपाउंड की। कार्बन के साथ कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये एक दूसरे के साथ जोड़कर बहुत लंबी चेन बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये आपको नेक्स्ट ईयर आएगा। द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स यानी केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन आइटम्स के बीच में, उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल इथेन C2H6 विच इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हो गए, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हो गए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो ये जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला है, आपको ताकि ठीक से समझ में आए, वो जो है ये CHHH ऐसा एक 3 हाइड्रोजन उसके साथ होंगे, और CHHH ये 3 वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुए हैं, और चौथी जो वैलेंसी है इन दोनों कार्बन की, वो आपस में वो सेटिस्फाई कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। वैसे यहाँ पर है CH3 CH2 CH3, तो इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है, तो इन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सम हाइड्रोकार्बन्स हैव अ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अ मल्टीपल बॉन्ड कैन बी डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एट लीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एटलीस्ट एक जो है या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल इथीन, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये इथेन है, तो उसको उसमें से इनको समझ लीजिए 2 कार्बन आइटम साथ में आए, उनके पास वैलेंसी तो उनकी सेटिस्फाई की रही है, लेकिन एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन आइटम को कम पड़ रहा है। तो वो कैसे करेंगे? देखिए ये जो है कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट के दिखाए जा रहे हैं डॉट से। ये हो गया कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है, ये CH बॉन्ड बन गया। फिर ये जो डॉट है वो क्रॉस के साथ, क्रॉस यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयर होकर दूसरा बॉन्ड बन गया C और H के बीच में। यहाँ पर भी मैंने ये लाइन से दिखाया है, ठीक है। लेकिन अभी जो है कार्बन के 2 वैलेंसीज, इन दोनों कार्बन के 2 वैलेंसीज खाली है, तो ये सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, ये कार्बन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम के साथ शेयर करता है, यानी ये और ये शेयर होता है, इसके 2 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। ये डॉट जो है इस कार्बन के है और ये प्लस जो है वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, यानी 2 पेयर्स, 2 जोड़ियां शेयर हो रही है। तो ये जो हो गया डबल बॉन्ड से दिखाया जाता है। या फिर दूसरा है ट्रिपल बॉन्ड, जब होता है C यहाँ पर डॉट और क्रॉस से ये H के साथ एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर C और H के साथ दूसरा बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर 3 पेयर्स शेयर हो रही है, यानी इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स और इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में शेयर हो रहे हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। देखिए रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 जब शेयर किए जाते हैं तब ये दोनों ये भी कैलकुलेट किए जाते हैं और इसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वो आपस में शेयर कर लेते हैं, यानी थोड़ा तुम यूज कर लो, थोड़ा मैं यूज कर लेता हूँ, इससे वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो ऐसे जो है वो उनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल इथीन, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइन जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपीन हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपाइन हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। Does an electric charge form on atoms when a covalent bond is formed between them? Why is a single bond between two carbon atoms strong and stable? देखिए क्या होता है, उन्होंने ये पूछा है कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तब? नहीं बनता। देखिए कोई भी कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं रहा है, ठीक है, और ना दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके कारण इसके जो चार्ज है वो उतना ही रहता है और उसका भी उतना ही रहता है। किसी भी कार्बन एटम पर कोई भी चार्ज नहीं बन रहा, तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं बन रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कोई नहीं बन रहा है, ना पॉजिटिव आयन बन रहा है ना निगेटिव आयन बन रहा है। और व्हाई इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल? देखिए ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको अनसैचुरेटेड क्यों कहा जाता है? असमाधानी हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड, यानी ऐसा एक क्लू याद रखिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में वो स्टेबल नहीं होता। उनकी ये टेंडेंसी होती है अपने आप में कि उस डबल बॉन्ड को किसी भी तरीके से हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सके। तो ये जो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो काफी रिएक्टिव होते हैं, वो इजीली रिएक्ट करते हैं दूसरे केमिकल्स के साथ। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड यानी समाधानी हाइड्रोकार्बन्स, तो वो जो होते हैं वो उनका सिंगल बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। सिंगल बॉन्ड जब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो क्योंकि वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है। लेकिन बाकी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है और अनस्टेबल होता है। solubility of carbon, try this apparatus, 3 conical flask stirrer, chemical, water, kerosene, cooking oil, coal powder, etc. Procedure: take 3 conical flasks and take cooking oil, खाने का तेल जो होता है वो, water and kerosene respectively in each. एक फ्लास्क में क्या लेना है? खाने का तेल, दूसरे इसमें पानी लेना है और तीसरे इसमें क्या लेना है? केरोसिन यानी रॉकेल जो होता है जिसे कहते हैं हम, वो लेना है। Add half a spoonful of coal powder in each of the conical flask and stir with the help of stirrer. हर एक कोनिकल फ्लास्क में एक पाउडर, एक चम्मच कोल की पाउडर डालनी है, कोयले की पाउडर, और हिलाना है, उसे मिक्स करना है। ऑब्जर्व द मिक्सचर्स इन द 3 कोनिकल फ्लास्क, और तीनों इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है वो देखना है। इन विच ऑफ द सॉल्वेंट्स वाटर, केरोसिन एंड कुकिंग ऑयल डज द कोल पाउडर डिजॉल्व? क्या वाटर में डिजॉल्व होता है कोल पाउडर? जी नहीं, नहीं होता। केरोसिन में होता है क्या? नहीं होता। कुकिंग ऑयल में होता है क्या? नहीं होता। तीनों इसमें वो नहीं डिजॉल्व होता। व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ अबाउट द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन? तो इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या इन्फरेंस यानी कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कार्बन इज नॉट सोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन ऑल द सॉल्वेंट्स। रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है यानी ऑक्सीडेशन या कंबशन जिसे कहते हैं, वो तब क्या होता है? apparatus, coal, matchbox, moist litmus paper, etc. Procedure: ignite the coal, hold the moist blue litmus paper over the gas released on igniting the coal. Note the observation. आपको क्या करना है? कोल जो है कोयला, उसका छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसे आग में जलाना है और जो धुआं निकल रहा है उसमें से उसके ऊपर ब्लू लिटमस पेपर मॉइस्ट करके, गीला करके थोड़ा सा मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर उस धुएं में पकड़ना है।
तो क्या होता है वो ऑब्जर्व करने को कहा है। विथ विच गैस इन द एयर डज द कोल रिएक्ट ऑन इग्नाइटिंग। देखिए बर्निंग जब होती है, आप हमेशा याद रखिए किसी भी जब कोई भी चीज जब बर्न होती है तो या उसका रिएक्शन होता है हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ, तो वो हो गया ऑक्सीडेशन या कंबशन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। व्हाट इज द सब्सटेंस फॉर्म, क्या बनता है, कार्बन, कोयला यानी कार्बन, वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर का होता है। आपको पता है ब्लू लिटमस जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तब वो रेड हो जाता है, और रेड लिटमस जब बेस के कांटेक्ट में आ जाता है, अल्कली के कांटेक्ट में, तब वो ब्लू हो जाता है। तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है मॉइसन करके जब हम उसे धुएं में पकड़ेंगे तब वो रेड हो जाता है। क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव प्रोसीजर। देखिए केमिकल रिएक्शंस में आपको दिखाता हूं। देखिए कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, C+O2 गिव्स CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा है लिटमस पेपर जो है हमने गीला करके लिया है, तो जो गीला लिटमस पेपर है वो उसमें जो पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है। क्या होता है, CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, ये जो है एसिड है। तो इस एसिड के कारण जो है ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन है, आप लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट है apparatus, test tube, straw, lime water, etc. Procedure: take freshly prepared lime water in a test tube, blow for some time into lime water through the straw and observe the lime water. What did you see? What might be the reason behind the change? देखिए ये लाइम वाटर ऐसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है पानी की तरह ही। तो आपको क्या करना है, उसमें एक स्ट्रॉ डालनी है और आपको उसमें फूंकना है, ठीक है, मुंह से हवा छोड़नी है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये ट्रांसपेरेंट होता है उसमें आप जब हवा छोड़ोगे, फूंक मारोगे, तब ये ऐसा मिल्की हो जाता है, मिल्क कलर, व्हाइट कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें ये रिएक्शन होती है। देखिए मैं बताता हूं। देखिए CO2 हम जो मुंह में से हवा छोड़ते हैं उसमें जाहिर है आपको पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर यानी क्या होता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये इनके बीच में रिएक्शन होती है और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट नाम का प्रोडक्ट बनता है जो व्हाइट कलर का होता है। जो चौक होता है ना आपका बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखने का जो चौक होता है वो ये होता है CaCO3। तो आपको पता है मोस्ट ऑफ द चौक्स नॉर्मली जो होते हैं वो व्हाइट ही होते हैं, तो बाद में उनमें कलर डाल के उनको कलर दिया जाता है, लेकिन व्हाइट होता है बाय डिफॉल्ट चौक। तो ये इसके कारण ये व्हाइट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पानी, और H2O बन जाता है। ये उसकी रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2, मॉलिक्यूलर मास 44। मॉलिक्यूलर मास कैसे है, देखिए कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 16 प्लस 16। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, दो है तो 16 इंटू 232 और प्लस 12, 32 प्लस 12, कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, तो 32 प्लस 12 हो गया 44, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का -56.6 डिग्री सेल्सियस। ऑकरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन द एयर in the free state to the extent of about 0.03%. हवा में, हमारे पृथ्वी पर हवा में नियरली 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स अबाउट 4% ऑफ CO2। हम जो हवा श्वास के द्वारा छोड़ते हैं, ब्रीदिंग छोड़ते जब है, तब उसमें 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 इज प्रेजेंट एज अ सॉल्ट इन चॉक एंड शाहबाद टाइल्स, मार्बल, लाइमस्टोन। तो CO2 जो होता है CaCO3
तो वो सॉल्ट के फॉर्म में होता है। चौक में शाहबादी टाइल्स आपको पता होगी, मार्बल जो है उसमें भी लाइमस्टोन यानी जो व्हाइट स्टोन होता है उसमें। CO2 इज गिवन आउट इन द कंबशन ऑफ वुड एंड द फॉसिल फ्यूल कोल। जब भी हम कोई भी फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, कोयला बर्न करते हैं या लकड़ी बर्न करते हैं, तब उसमें से CO2 रिलीज होता है। ठीक है, ट्राई दिस apparatus: retort stand, round bottom flask, Thistle funnel, gas delivery tube, gas jars. Chemicals: calcium carbonate, that is pieces of Shahabad tiles, marble pieces, limestone, dilute hydrochloric acid. तो क्या लेना है, ये apparatus लेने हैं। केमिकल्स कौन से लेने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो किस में होता है, टाइल्स जो होते हैं, पत्थर के टाइल्स, ऐसे नहीं, सिरेमिक टाइल्स नहीं। तो शाहबादी टाइल्स जो होते हैं या फिर मार्बल के टुकड़े जो होते हैं वो लेने हैं, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वो लेना है। अभी देखिए ऐसा अरेंजमेंट करना है। असेंबल द apparatus as shown in the figure while assembling place CaCO3 in the round bottom flask। ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है ये स्टैंड से लगाना है और उसमें CaCO3 डाल देना है। ठीक है, और उसमें ये थीसल फनेल, फनेल किस लिए होता है, उसमें से इजीली केमिकल ऐड कर सके इसलिए। तो ये जो फनेल है वो इसमें डुबो कर रखना है। ये जो CaCO3 है उसमें पूरा उसका मुंह डुबो कर रखना है, और दूसरा एक पाइप निकालनी है और वो एक जार में डाल देनी है। ठीक है, लेकिन वो जो है वो नहीं, उसका मुंह नहीं डूबा होना चाहिए। Add dilute HCl in the flask through Thistle funnel. See to it that the end of the funnel dips in the acid। देखिए इसमें से फिर dilute HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है हमें CaCO3 में। ठीक है, CO2 is formed as a result of the reaction between CaCO3 and HCl। तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है यहाँ पर इस रिएक्शन CaCO3 के बीच में और HCl के बीच में रिएक्शन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है जो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर इस जार में आ जाता है। ठीक है, collect this gas in 4 to 5 gas jars। The chemical equation of the above reaction is as follows। इनकी केमिकल इक्वेशन कैसे होती है? CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस CO2। अभी ये CO2 जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, इसके कारण वो ऊपर चला जाता है, तो इसे ऊपर के दिशा में एरो दिखाया जाता है। जब भी प्रोडक्ट में कोई गैस होता है तब उसे ऐसे दिखाया जाता है ऊपर की तरफ। तो रिएक्शन को बैलेंस करवाने के लिए, यानी यहां पर जितने एटम्स है, चाहे वो कैल्शियम के हो, चाहे वो हाइड्रोजन के हो, कार्बन के हो, ऑक्सीजन के हो, क्लोरीन के हो, उतने ही एटम्स उसके यहां पर होने चाहिए। यानी यहां पर जितने कैल्शियम है उतने यहां पर कैल्शियम होने चाहिए, यहां पर जितने कार्बन है उतने यहां पर कार्बन होने चाहिए, यहां पर हाइड्रोजन, क्लोरीन उतनी ही संख्या में होनी चाहिए। तो ऐसा होने के लिए ये बैलेंस किया जाता है, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट करवाई जाती है नंबर्स लगवा के, आपको ये आगे आएगा। तो 2HCl लगवाने के बाद ये पूरा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आगे का जो पार्ट है वो देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे प्रोत्साहन मिलता है नए नए वीडियोस नए नए उत्साह के साथ अपलोड करने के लिए। आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो मैं भी जोश में नए वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइए, और अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में शेयर की है, वहां पर जाकर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।